क्योंकि हम लोगों ने जो टीसीपी ऑपरेशन है वो आजकल वर्क ओवर रिग्स में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ड्रिलिंग रिग में भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। सो सर एक इंट्रोडक्शन इसके लिए हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था और इट वाज रिक्वायर्ड। सो मैं सीधे एजेंडा पे जा रहा हूँ सर। तो जाने से पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बेसिक टाइप ऑफ परफोरेशन के बारे में डिस्कस करूँगा। उसके बाद मैं कुछ कन्वेंशनल टीटीपी एंड टीसीपी इसका बेसिक्स बताऊंगा। उसके बाद डिफरेंट टीसीपी टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। फिर हार्डवेयर और सेफ्टी इश्यूज हमको जो भी फॉलो करना है रिग में वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सर फर्स्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ परफोरेशन। हमको सर ये जानना जरूरी है कि हम जो परफोरेशन कर रहे हैं वो ओवर बैलेंस्ड है या अंडर बैलेंस्ड है। तो ओवर बैलेंस्ड का मतलब है सर कि हमारा जो वेल का फ्लूइड है वो फॉर्मेशन फ्लूइड को परफोरेशन के बाद वेल से बाहर नहीं आने देगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि वेल का जो फ्लूइड है उसका जो डेंसिटी है वो ऐसा प्लान करना है कि वो फॉर्मेशन फ्लूइड को सप्रेस कर पाए। सो मैंने यहाँ पे रेट पे दो चीज मार्क किया है। व्हेन वेल फ्लूइड एक्सर्ट्स मोर डाउनवर्ड प्रेशर टू बैलेंस द एक्सपेक्टेड फॉर्मेशन प्रेशर। सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो वेल के अंदर जो फ्लूइड है दैट शुड बी ग्रेटर देन फॉर्मेशन प्रेशर, दैट आफ्टर परफोरेशन नो फ्लूइड शुड कम आउट ऑफ द वेल, मतलब वेल एक्टिव नहीं होना चाहिए। तो ये है ओवर बैलेंस परफोरेशन। सेकेंड, अंडर बैलेंस परफोरेशन। अंडर बैलेंस परफोरेशन ये होता है कि जब हम चाहते हैं कि आफ्टर परफोरेशन फॉर्मेशन का फ्लूइड जो है वो सीधे वेल से बाहर आ जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना है, इधर हमको हाइड्रोस्टैटिक कॉलम को कम करना है या जो ब्राइन होगा या मार्ट होगा या वाटर जो भी होगा उसका डेंसिटी हमको ऐसे रखना है कि इट शुड नॉट बी सफिशिएंट टू होल्ड द एक्सपेक्टेड फॉर्मेशन प्रेशर। दैट मीन्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज लेस देन फॉर्मेशन प्रेशर। सो बेसिक परफोरेशन का जो टाइप है ये दोनों पे डिपेंडेंट है कि ये ओवर बैलेंस्ड है या अंडर बैलेंस्ड है। ये हम प्लान करते हैं जब वर्क ओवर का प्लानिंग होता है कोई भी ओएल में, तो एसएसटी के साथ कि ये जॉब कैसे करना है, उनको ओवर बैलेंस चाहिए या उनको अंडर बैलेंस चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट इज सर, ये तो टाइप ऑफ परफोरेशन चला गया। अभी मोड ऑफ परफोरेशन, हमको ये परफोरेशन कैसे करना है। तो उसके लिए सर एक वर्ड चालू है कन्वेंशनल परफोरेशन। कन्वेंशनल परफोरेशन इसलिए बोला जाता है सर कि जब परफोरेशन टेक्निक ऑयल फील्ड में चालू हुआ है उस टाइम में ये हम लोग गान से ही परफोरेट करते थे। तो गान से परफोरेट करते थे तो उस मोड को फिर हमने समय के साथ चेंज करता गया, टीटीपी आया या टीसीपी आया या दूसरा टाइप का परफोरेशन टेक्निक्स आ गया। सो गान वाला परफोरेशन जो है उसको कन्वेंशनल बोला जाता है। बट इसमें कुछ चीजें हम और भी जोड़ दिए हैं जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया। फर्स्ट इज इट इज ऑलवेज डन व्हेन रिग इज डिप्लॉयड। कन्वेंशनल परफोरेशन पहले क्या होता है, जब रिग डिप्लॉयड है तभी कन्वेंशनल परफोरेशन होता है। नेक्स्ट इज ये परफोरेशन मेनली ओवर बैलेंस कंडीशन में ही होता है, बिकॉज आपका रिग डिप्लॉयड है, आपको फॉर्मेशन का अगर प्रेशर मालूम है तो अकॉर्डिंगली आप माडोएट को उसका एक्स्ट्रा करके रखिए, तो परफोरेशन के बाद कोई फ्लूइड बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट इज इसमें जो गन यूज होता है आज के दिन में टैग गन यूज होता है सर। टैग का फुल फॉर्म है थ्रो अवे गन, फर्स्ट थ्री लेटर्स TAG को लेके इसको टैग बोला जाता है। तो ये टैग गन आज के डेट में यूज होता है। तो जो 5.5 इंच केसिंग है जो अहमदाबाद में जनरली प्रोडक्शन केसिंग होता है उसके हिसाब से टैग गन का साइज जो है वो 86 mm के आसपास होता है। ये 3/8 इंच का आउटर डाया है। जो एक्सप्लोसिव हम यहाँ पे यूज करते हैं उसका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इनसाइड द फॉर्मेशन वो अप्रोक्सीमेटली 39 इंच का होता है। और उसमें जो फेजिंग होता है दो चार्ज के बीच में जो ओरिएंटेशन होता है दैट गैप इज 60 डिग्री फेजिंग। टैग गन से जब कन्वेंशनल परफोरेशन करते हैं तो ये ओवर बैलेंस परफोरेशन है। सो वी नीड टू एक्टिवेट द वेल आफ्टर परफोरेशन। दैट मीन्स हमको जो वेल फ्लूइड है उसको एक्टिवेशन के साथ बाहर निकालना है। तो फॉर्मेशन फ्लूइड जो है उसको जो प्रेशर ग्रेडियंट उसको मिलेगा उसके हिसाब से वो वेल से बाहर आएगा। सो एक्टिवेशन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज इसमें स्टैंडर्ड एक्सप्लोसिव सेफ्टी नॉर्म्स यूज होता है। स्टैंडर्ड एक्सप्लोसिव सेफ्टी नॉर्म्स मीन्स ये वाला कन्वेंशनल परफोरेशन जो है ये थ्रू वायर लाइन होता है।
अब वायर लाइन में सर हम लॉगिंग केबल यूज करते हैं, तो हम लॉगिंग यूनिट से जो एक्सप्लोसिव है उसको फायर करने के लिए हमको ऊपर से करंट देना पड़ता है। तो करंट अगर नीचे जा रहा है तो नीचे एक सर्किट होगा जिस सर्किट को हमको ब्रेक करना है, तो वो सर्किट ब्रेक करने के लिए एक्सटर्नल करंट चाहिए। तो हमको परफोरेशन से पहले उस करंट को रोकना है। अब वो करंट सर अलग अलग तरीके से जनरेट होता है। एक तो हो सकता है सर रेडियो फ्रीक्वेंसी से कोई ईएमएफ जनरेट हो गया, तो उससे भी वो जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो सकता है। सेकेंडली ये हो सकता है कि हमारा जो केबल है, केबल से कोई स्ट्रे करंट चला गया या रिग में कोई स्ट्रे वोल्टेज है, तो इसलिए हमको करंट का पाथ को रोकना है या सारे करंट का पाथ को ग्राउंडेड करना है। तो इसलिए हम स्टैंडर्ड एक्सप्लोसिव सेफ्टी में सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रेडी और कोई भी रेडियो है ये सारे हम बंद करके रखते हैं। सो उसका जो पॉइंट्स है हम जब साइट में परफोरेशन करते हैं उससे पहले सेफ्टी मीटिंग होता है, वहां पे हम डिस्कस करते हैं। इसमें सर ओवरबैलेंस परफोरेशन है, ओवरबैलेंस कंडीशन है। सो फॉर्मेशन फ्लूइड इज नॉट सपोज टू कम आउट आफ्टर परफोरेशन ऑटोमेटिकली, तो प्रेशर कंट्रोल इक्विपमेंट हमको लगाने का जरूरत नहीं है। प्रेशर कंट्रोल इक्विपमेंट मीन्स जो वायरलाइन प्रेशर कंट्रोल इक्विपमेंट हम लगाते हैं। तो कन्वेंशनल परफोरेशन में हमको इसका कोई जरूरत नहीं है। ये एक नक्शल में कन्वेंशनल के बारे में मैंने डिस्कस किया। देन विल कम टू थ्रू ट्यूबिंग परफोरेशन, तो दैट इज TTP। जो फर्स्ट 3 लेटर्स है उसको आप एक बार समझ लीजिए कि थ्रू ट्यूबिंग परफोरेशन। थ्रू मींस ट्यूबिंग के अंदर से हमको स्ट्रिप जाना है, सो इसलिए इसको बोलते हैं थ्रू। तो इसका मतलब अगर हम TTP करेंगे तो वेल में ट्यूबिंग होना चाहिए। तो ये एक बेसिक आइडिया है। और अगर हम ट्यूबिंग लगा दिए तो हम ऊपर क्रिसमस ट्री भी लगा सकते हैं। सो अगर क्रिसमस ट्री लग गया तो हम उसके ऊपर प्रेशर कंट्रोल इक्विपमेंट भी लगा सकते हैं वायरलाइन वाला। सो इट कैन बी डन इन अंडर बैलेंस कंडीशन। तो अगर SST चाहे या वेल सर्विसेज चाहे कि कोई भी वेल को अंडर बैलेंस कंडीशन मतलब हाइड्रोस्टैटिक लेवल को कम करके परफोरेट करना है, इसमें आफ्टर परफोरेशन इमीडिएटली फॉर्मेशन फ्लूइड जो है वो बाहर आ जाएगा, तो हम ये वाला परफोरेशन को प्लान कर सकते हैं। ये परफोरेशन रिग के साथ भी हो सकता है, रिगलेस भी हो सकता है, बिकॉज क्रिसमस ट्री और ट्यूबिंग जो है दोनों कंडीशन में वेल में होती है। बट इसमें जो गन साइज है, गन साइज सर हमारे पास 2 इंच और 111/16 इंच का होता है, जो 51 एंड 43 mm रिस्पेक्टिवली इसका ओडी होता है। और ये ट्यूबिंग के अंदर से जाना है तो 51 mm जो है आपका सारे ट्यूबिंग के अंदर से चले जाएंगे। लेकिन जहाँ पे GLV होगा, GLV में अगर 2-3/8 का बॉडी है उस केस में 2 इंच को जाने में रिस्ट्रिक्शन मिल सकता है। बट 43 mm जो है वो चला जाता है, कोई उसमें इशू नहीं है। सब्जेक्ट टू डमी, डमी अगर चला गया तो इट इज सपोज टू गो। बट इसका क्या है, गन साइज छोटा है तो चार्ज साइज भी इसका छोटा होगा, तो इसका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कम होगा क्योंकि चार्ज छोटा है। तो इसका अप्रोक्सीमेटली एवरेज जो होता है वो 22 इंच का चार्ज का साइज होता है। 2 इंच गन जो है ये अभी हमारे पास नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टर के पास है, हैलिबर्टन अभी यूज कर रहा है। तो इसमें 60 डिग्री का एक एक चार्ज के बीच में ओरिएंटेशन होता है। और हमारे पास जो डिपार्टमेंटल है उसमें सर सिंगल और ट्राईफेज 2 टाइप का चार्जेस होता है। सिंगल फेज मीन्स एक ही डायरेक्शन में सारे परफोरेशन होगा, और ट्राईफेज मीन्स 3 अलग अलग डायरेक्शन में परफोरेशन होगा। उसमें हमको टोटल सुबीर 1 मिनट। यस सर। सुबीर 1 मिनट होल्ड डाउन। मैं थोड़ा राव साहब लाइन पे। आई एम कंटिन्यूइंग सर। I was telling actually, I was telling about ट्राईफेज। ट्राईफेज में क्या होता है कि जो चार्ज का ओरिएंटेशन है, 3 चार्ज 104 डिग्री का एक स्ट्रिप बनाता है जो हमारा केसिंग का इनर आईटी के अंदर। इसका मतलब जो भी परफोरेशन होगा वो ओनली 104 डिग्री को ही कवर करेगा, बाकी उसका पीछे की तरफ जो है उसमें कोई परफोरेशन नहीं होगा। तो इसमें TTP और हमारा जो कन्वेंशनल है इसमें मेजर डिफरेंस कहाँ पे हो गया, एक तो ओवर बैलेंस अंडर बैलेंस वाला हो गया, एक है डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, एक में ज्यादा था एक में कम था, और तीसरा है फेजिंग। 2 इंच से हम 60 डिग्री कर लेंगे भलाई, लेकिन 111/16 से हम नहीं कर पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ कि रिकमेंडेड डिफरेंशियल प्रेशर शुड बी लेस देन 700 PSI आफ्टर परफोरेशन। इसका मतलब क्या है,
डिफरेंशियल प्रेशर क्या है कि हम लोग जब परफोरेशन कर रहे हैं तो उस टाइम में अगर अंडर बैलेंस रखा हमने तो वेल का जो प्रेशर है वो प्रेशर हमारा हाइड्रोस्टैटिक से उसके इसमें ज्यादा होना चाहिए। तो जैसे ही हम परफोरेशन किया, अगर वो दोनों के बीच में डिफरेंस 700 psi से ज्यादा हो तो क्या होगा, जो झटका आएगा उस झटका से हमारा जो टूल है या स्ट्रिप है अंदर, इट विल जंप करके इट में क्रिएट अ किंक एट द केबल। और वो किंक जो बनेगा बाद में वो हमारा केबल का वीक पॉइंट बन जाएगा। तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट में ब्रेक फ्रॉम दैट पॉइंट। सो ये एक हैजर्ड बन जाएगा हमारे लिए, केबल वेल में रह जाएगा। सो इट इज रिकमेंडेड व्हेनेवर यू प्लान फॉर अ टीटीपी, यू कीप द डिफरेंशियल प्रेशर लेस देन 700 psi। नेक्स्ट इज एक अलग पॉइंट है टीटीपी का जो काफी बार डिस्कशन में होता है, मेरा एक्सपीरियंस से मैंने डाला यहाँ पे। कभी कभी होता है केसिंग में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होता है, उसमें आईडी कम हो जाता है, डैमेज होता है, बाल्जिंग होता है, तो हमारा 86 mm वाला कन्वेंशनल गन नहीं जाता है। सो एट दैट टाइम कभी कभी हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ठीक है हम एक छोटा गन डाल के देखेंगे, उससे अगर वो पास हो जाता है तो हम परफोरेशन करेंगे। तो हम उस केस में स्ट्रिप डाल देते हैं, बिकॉज स्ट्रिप इज 43 mm। सो 43 mm उसमें क्या होता है, पास हो जाता है और पास होके फिर उसको परफोरेट करता है। तो उस परफोरेशन में आइदर हमको क्या करना है कि ये ओवर बैलेंस कंडीशन ही था, बिकॉज गन नहीं गया तो एट दैट टाइम इट वाज ओवर बैलेंस। सो हम क्या है, गन के जगह पे हम स्ट्रिप डाल दिए, तो इट कैनॉट बी कॉल्ड एज ए टीटीपी, इट इज अ स्ट्रिप परफोरेशन इन ओवर बैलेंस कंडीशन। और एल्स हम क्या कर सकते हैं, जब स्ट्रिप से ही करना है तो एसएसटी कभी कभी बोलता है आप क्यों ना इसको अंडर बैलेंस कराओ। तो एट दैट टाइम वी लोअर ट्यूबिंग, हम लोग वेल से वेल वॉल्यूम को नॉकआउट करते हैं अप टू रिक्वायर्ड लेवल, उसके बाद हम ट्यूबिंग से परफोरेशन करते हैं। सो ये जो केस है, दिस इज एक्चुअली वी आर यूजिंग स्ट्रिप परफोरेशन, लेकिन ये प्रॉपर टीटीपी नहीं है। सो इसमें काफी कंफ्यूजन लगता है लोगों का, तो इस पॉइंट को मैंने इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट मैं ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि तो कन्वेंशनल हो गया, टीटीपी हो गया, तो व्हेन टीसीपी TCP means it is tubing conveyed perforation. TCP, it stands for T for tubing, C for conveyed, and P for perforation. So when expected formation pressure is unknown, जब हम आपको फॉर्मेशन प्रेशर के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है तो उस टाइम में हम क्या करते हैं, हम टीसीपी करते हैं, बिकॉज आप ना टीटीपी प्लान कर पाओगे ना आप कन्वेंशनल प्लान कर पाओगे, क्योंकि आपको कितना मार्ट डेंसिटी रखना है यू डोंट नो। नेक्स्ट, व्हेन वेरी हाई प्रेशर इज एक्सपेक्टेड आफ्टर परफोरेशन, अगर कोई पॉकेट सैंड है या आपको काफी हेवी मार्डवेट से आपने वेल ड्रिल किया, एट द टाइम ऑफ ड्रिलिंग आपको किक आया था, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आफ्टर परफोरेशन वेरी हाई प्रेशर विल कम आउट ऑफ द वेल। सो उस टाइम में हम क्या करते हैं कि हम प्लान करते हैं कि टीसीपी करें, बिकॉज टीसीपी कैन कंट्रोल द वेल, है ना, तो उसमें हमारा ब्लो आउट या उसका कोई चांस नहीं रहता है। नेक्स्ट, when well has a very high deviation, मैंने यहाँ पे 55 डिग्री इन जनरल लिखा, इट डिपेंड्स 50 to 60 के बीच में कोई भी चेंजेस होता है डिपेंडिंग ऑन द वेल का जो इंक्लिनेशन, पाथ और सब कुछ मिला के हम हाई एंगल वेल में हम ये करते हैं कि हाँ 55 के ऊपर हम टीसीपी करेंगे और 50 के ऊपर टीसीपी करेंगे, इस टाइप का प्लानिंग बनता है एट द टाइम ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट है कि जब फॉर्मेशन इज हाफ हाइड्रोस्टैटिक, दैट मींस आपने जब मार्ट से वेल को ड्रिल किया तो मार्ट लॉस हुआ, तो उस केस में क्या होगा कि आप जब परफोरेशन करेंगे, आप जो भी फ्लूइड डाल रहे हो वो फॉर्मेशन का प्रेशर कम है तो वो सारे लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब आप परफोरेशन करेंगे, कन्वेंशनल करेंगे या टीटीपी जो भी करेंगे, सो उसमें हमेशा लॉस ही होगा। तो इस लॉस को काउंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसको अंडर बैलेंस कर देंगे, बट हमको डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन भी ज्यादा चाहिए, तो हम उस केस में क्या करेंगे, हम टीसीपी को फॉलो करेंगे, बिकॉज टीसीपी में डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन भी ज्यादा है, हम अंडर बैलेंस भी कर सकते हैं, हमारे पास टोटल वेल का कंट्रोल रहेगा। एंड नेक्स्ट इज व्हेन अ लॉन्गर इंटरवल इज परफोरेटेड टुगेदर। अभी अहमदाबाद में तो इंटरवल्स जो है वो थोड़ा शॉर्टर होता है, कभी हॉरिजॉन्टल वेल होता है उसमें क्या है इंटरवल्स काफी लंबे होते हैं, या मान लीजिए कोई एक पार्टिकुलर सैंड है जिसमें काफी सारा पॉकेट्स है जिसको एक साथ आपको परफोरेट करना पड़ेगा 70-80 मीटर का, तो उस केस में टीसीपी करने से क्या होगा, एट ए सिंगल गो यू कैन परफोरेट द एंटायर वेल और आपका कोई भी उसमें रिक टाइम लॉस जो है वो काफी कम हो जाएगा। सो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
सो अभी हम ये डिस्कस किए कि क्यों टीसीपी करना है। तो अभी इसमें टीसीपी में बेसिकली क्या होता है, टीसीपी इज परफोरेटिंग गन इज कैरिड बाय ट्यूबिंग, इट्स इन द नेम इटसेल्फ, टीसीपी कन्वेड, ट्यूबिंग ही परफोरेशन गन को नीचे लेके जा रहा है। तो it can be done in overbalanced or underbalanced condition as I have already told. Then the third point is can be done when rig is deployed. TCP rig के साथ हम लोग लोअर करते हैं जनरली इन अहमदाबाद में। रिगलेस TCP भी होता है CTU डिप्लॉयमेंट के साथ, बट यहाँ पे हम लोग ये यूज नहीं कर रहे हैं। उसमें गान साइज भी छोटा हो जाएगा बिकॉज आपका CTU के साथ गान जाएगा तो छोटा गान जाएगा। नेक्स्ट इज टीसीपी में जो गान यूज करेंगे वो नॉर्मल गान होगा, जो 86 mm वाला गान हम यूज कर रहे हैं टैग। इसका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन भी सेम है, 39 इंच है, 60 डिग्री फेजिंग है, सारे फैसिलिटी आपके पास है। बट क्या है कि ये ट्यूबिंग के साथ नीचे जा रहा है, तो दिस इज नॉट वायरलाइन ऑपरेशन। हम लॉगिंग यूनिट के साथ इसको नीचे लेके नहीं जा रहे हैं, तो इसमें कोई लॉगिंग केबल नहीं रहेगा। सो फायरिंग मैकेनिज्म मतलब जो एक्सप्लोसिव को फायर करने का जो मैकेनिज्म होता है वो इस केस में डेफिनेटली अलग होगा। दैट शुड नॉट बी अपना जो इलेक्ट्रिकल फायरिंग है इलेक्ट्रिकल नहीं होगा, ये कुछ अलग होगा। तो मैंने बाद में इसके बारे में डिस्कस किया। यहाँ तक अगर कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, मतलब अगर बेसिक कुछ है, अदरवाइज मैं आगे ओके सर, आई एम प्रोसीडिंग। नेक्स्ट इज डिफरेंट टीसीपी टेक्निक्स। ये भी कॉन्सेप्चुअली ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन आता है कि शूट एंड ड्रॉप क्या है, शूट एंड पुल क्या है, व्हाट इज ड्रॉप बार, व्हाट इज हाइड्रोलिक, ये आते हैं। तो हम ये इसलिए इस स्लाइड को रखा है कि टीसीपी को हम दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है गान ड्रॉपिंग मैकेनिज्म के नाम से, गान को कैसे हम नीचे लेके जा रहे हैं और उसके बाद फायरिंग के बाद उस गान का क्या होगा, ये है गान ड्रॉपिंग मैकेनिज्म। और दूसरा है फायरिंग मैकेनिज्म, कैसे उसको फायर करेंगे, वो ड्रॉप बर से करेंगे या प्रेशर से हाइड्रोलिकली करेंगे। तो गान ड्रॉपिंग मैकेनिज्म में दो ऑप्शन है, एक है शूट एंड ड्रॉप, हम गन को फायर करेंगे और गन को ट्यूबिंग से नीचे गिरा देंगे। एक हार्डवेयर लगता है ऑटोमेटिक गन रिलीज बोल के, वो क्या करता है आफ्टर इमीडिएट आफ्टर फायरिंग ट्यूबिंग से गन को अलग करके उसको नीचे गिरा देता है। सेकेंड है शूट एंड पुल, अगर हम परफोरेशन कर रहे हैं, परफोरेशन के बाद वो गन उसमें जो हमारा ट्यूबिंग है उसमें लगा रहेगा, वो ऊपर नहीं आएगा, आई मीन वो ड्रॉप नहीं होगा। तो हम जब ट्यूबिंग पुल आउट करेंगे गन भी ट्यूबिंग के साथ पुल आउट हो जाएगा। अभी इस गन को फायर कैसे करेंगे, आइदर ड्रॉप बर से करेंगे या हाइड्रोलिकली करेंगे प्रेशर से। सो ड्रॉप बर से हमारे पास दो ऑप्शन है। ड्रॉप बर क्या है, एक बार है ऊपर से, हम उस बार को ऊपर से ड्रॉप करते हैं, वो नीचे जाके उसको फायर करते हैं। फायरिंग मैकेनिज्म में बातें बताऊंगा तो इट विल बी क्लियर्ड। सो ड्रॉप बर का दो होता है, ड्रॉप बर होता है, एक नॉर्मल ड्रॉप बर होता है जो एक सिंपल बार होता है, वो 0 से 40 डिग्री एंगल तक उसको हम डालते हैं। और सेकेंड होता है रोलर ड्रॉप बर जो 40 से 60 डिग्री एंगल पे डालते हैं। उसमें क्या है, ड्रॉप बर के ऊपर रोलर्स होता है, वो रोलर क्या करता है हाई एंगल में मोर देन 40 में उसको रोल करके नीचे ले जाने में ग्रेविटी के साथ वो हेल्प करता है। और मोर देन 60 डिग्री हम जो है सिंपली इसमें चले जाते हैं, हाइड्रोलिक में चले जाते हैं। हाइड्रोलिक मतलब प्रेशर से फायर करते हैं, उसमें ड्रॉप बर शायद नीचे ना जाए, इसलिए हम ये वाला ड्रॉप करते हैं। अभी है डिफरेंट टीसीपी टेक्निक्स, जो मैंने अभी डिस्कस किया उसी को मैं जस्ट समराइज किया। शूट एंड ड्रॉप एंड शूट एंड पुल। सो शूट एंड ड्रॉप, fired gun is dropped inside the well from firing it and fired gun remains connected with the tubing after firing. Shoot and drop में और क्या होता है, well is expected to complete it without pulling out the tubing। इसका मतलब क्या है कि हम ये सोच रहे हैं कि well से तुरंत फायरिंग के बाद या एक्टिवेशन पे हाइड्रोकार्बन आ जाएगा, तेल गैस आ जाएगा, तो हमको ट्यूबिंग पुल आउट नहीं करना है, well को सबड्यू हमको नहीं करना है, तो गन को हम गिरा देते हैं। उस केस में हम शूट एंड ड्रॉप प्लान करते हैं। और शूट एंड पुल का प्लान कर रहे हैं जब ये माना जाता है कि इस जोन से हाइड्रोकार्बन नहीं भी आ सकता है, तो हम जोन ट्रांसफर करके ऊपर जाएंगे, हमको वेल सबड्यू करने का जरूरत हो सकता है। ये केस में हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि हम शूट एंड पुल करेंगे, तो आफ्टर फायरिंग ट्यूबिंग के साथ गन ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन सफिशिएंट सम्प इज अवेलेबल। देखिए ये ऊपर का जो पॉइंट गया ये तो हमारा टेक्निकली एसएसटी का रिक्वायरमेंट है या जो भी है,
बट ये हमारा प्रैक्टिकल पॉइंट है कि सांप है कि नहीं नीचे, परफोरेशन की नीचे जगह है कि नहीं, आप गन तो ड्रॉप कर देंगे बट दैट गन मे नॉट बी गोइंग इनटू सांप, ये परफोरेशन को गार्ड भी कर सकता है, तो ऑपरेशनल हिंड्रेंस है। अगर सांप है तभी हम शूट एंड ड्रॉप में जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं जाते। और शूट एंड पुल में क्या होगा कि जब सफिशिएंट सांप होता ही नहीं है तो हम शूट एंड ड्रॉप को कभी कभी बोलते हैं ठीक है सांप तो है नहीं, हम ड्रॉप नहीं कर पाएंगे, तो हम शूट एंड पुल कर लेंगे। तो ये शूट एंड ड्रॉप एंड शूट एंड पुल के बीच में बेसिक ऑपरेशनल डिफरेंसेस है। नेक्स्ट है कि हम कैसे फायर करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी एक उसे बार में दिखाया, उसमें था कि ड्रॉप बार टेक्निक और हाइड्रोलिक फायरिंग टेक्निक। सो ड्रॉप बार टेक्निक में जो मैंने बताया मेटल बार है, वो 31.75 mm का उसका ओडी होता है और 10 फीट का उसका लेंथ होता है। और जो प्रेशर देते हैं उसमें क्या करते हैं हम ऊपर से इसको एनुलस को क्लोज कर देते हैं, एनुलस को क्लोज करके हम ट्यूबिंग से उसको प्रेशराइज कर देते हैं, तो प्रेशर से वो फायर होता है। इन दोनों केस में हमारा जो फायरिंग हेड है वो दोनों सेम होता है। और इस टाइप का फायरिंग हेड में जो डिटोनेटर यूज होता है उसको पार्कशन डिटोनेटर होता है। पार्कशन का क्या मतलब है कि कोई चीज हीट करता है या प्रेशर आता है तो जो एक्टिवेशन होता है उसको पार्कशन बोलता है, हिटिंग। सो पार्कशन डिटोनेटर इसलिए यूज होता है कि ये वायर लाइन नहीं है। हम लोग क्या है लॉगिंग केबल के साथ जब गन को कनेक्ट रखते हैं तो हम ऊपर से करंट भेजते हैं, करंट नीचे जाके फायर करता है, बट पार्कशन डिटोनेटर में तो हमारा केबल नहीं है, तो हम जो फायर करना है कैसे करना है, हमको ऊपर से कोई आई मीन हेवी मटेरियल कुछ डालना है जो नीचे हिट करे, या कुछ प्रेशर देना है जो एट द टॉप ऑफ द फायरिंग हेड का टॉप में जाके उस पर प्रेशर क्रिएट करे। तो ये पार्कशन डिटोनेटर दोनों केस में यूज होता है। तो जो ड्रॉप बार है उसमें हम अंडर बैलेंस परफोरेशन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमको एनुलस से ही नॉकआउट करना है, तो उसमें अंडर बैलेंस कंडीशन रहेगा। और आपका सेकेंडली क्या है कि इसमें ड्रॉप बार में एक प्रॉब्लम आता है बट उसको ओवरकम कर सकते हैं कि फ्लूइड क्लीन होना चाहिए, उसमें कुछ अदर फॉरेन मटेरियल या डेब्रीज नहीं होना चाहिए। क्लीन फूड रहेगा तो क्या होगा, ड्रॉप बार आराम से ऊपर से नीचे तक ट्रैवल करके वो अपना जो पार्कशन डिटोनेटर का जो हेड होगा वहाँ पे वो हिट कर सकता है। और जो हमारा हाइड्रोलिक वाला है, हाइड्रोलिक में क्या करेंगे हम, सेम फायरिंग कॉन्सेप्ट है, ओनली क्या कर रहे हैं हम ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं, तो हम एक डिजाइन कर लेते हैं कि इतना प्रेशर के बाद हमारा जो पार्कशन डिटोनेटर के ऊपर जो फायरिंग हिट है उसमें गार्ड होता है, वो गार्ड ब्रेक होके टोटल प्रेशर जाके उसके ऊपर आएगा तो वो फायर हो जाएगा। तो इस केस में हम अंडर बैलेंस परफोरेशन इन जनरली नहीं करते हैं, ऑयल को क्लोज करके ही करते हैं, बट अंडर बैलेंस कर सकते हैं। एक हार्डवेयर है HTD बोल के, हाइड्रोलिक ट्यूबिंग ट्रेन बोल के, उसको लगा के भी हम अंडर बैलेंस जॉब कर सकते हैं। इसमें भी हमको क्लीन फ्लूइड चाहिए, दोनों केस में हमको क्लीन फ्लूइड चाहिए, अदरवाइज हमारा परफोरेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि प्रेशर वहां तक जाएगा नहीं। अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस एंटायर प्रेजेंटेशन, ये आपको ध्यान से देखना है। ये हम लोग वामाज 7 में जॉब किया था, TCP शूट एंड पूल था। इसमें हमने टोटल जो डायग्राम है उसको हमने मेंशन किया। देखिए सबसे ऊपर क्रिसमस ट्री है, उसमें 4 वाल्व का फोटो है, उसके नीचे ट्यूबिंग है, उसके नीचे एक रेडियो एक्टिव मार्कर है रेड कलर का जिसमें कुछ सिग्नल बने हुए हैं, उसके नीचे फिर ट्यूबिंग है, फिर एक फ्लो सब है, ऐसे करके पूरा असेंबली है। ये TCP असेंबली है, स्टैंडर्ड TCP असेंबली जो हम लोअर करते हैं। तो जो लोअरिंग मैकेनिज्म है मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ, बाद में स्लाइड में है लेकिन मैं बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑयल साइड में पहुंचते हैं, पहुंच के जो TCP गन है, गन को हम एक्सप्लोसिव से लोडिंग करते हैं। जो गन सबसे नीचे आपको दिख रहा है, ये लोडिंग हो जाने के बाद जब ऑयल हमारा रेडी हो जाता है तो हम एक एक करके ऊपर गन को ले जाके हमारा रोटरी पे, उसको सी प्लेट है, सी प्लेट से इसको होल्ड करके हम सबसे नीचे गन को रखते हैं। गन के ऊपर क्या होगा, एक टॉप सब होगा। टॉप सब का काम है कि गन के साथ बाकी जो असेंबली ऊपर होगा उसको कनेक्ट करना। टॉप सब कनेक्ट हो जाता है, होने के बाद उसके ऊपर क्या होगा, फायरिंग हेड जो गन को फायर करेगा। ये जाहिर सी बात है ये गन के ऊपर ही होना चाहिए, तो उसके ऊपर आएगा फायरिंग हेड। फायरिंग हेड के ऊपर हम एक सिंगल ट्यूबिंग डालते हैं, यूवी ट्यूबिंग, और उस ट्यूबिंग के ऊपर रहता है फ्लो सब। तो मैं ये फ्लो सब और इस ट्यूबिंग का फंक्शन बता देता हूँ कि जब ऊपर से आपका कोई ड्रॉप बार या हाइड्रोलिक प्रेशर जो भी हो नीचे जा रहा है, तो
यहाँ पे जो फ्लूइड होगा वो या ब्राइन होगा, विस्को ब्राइन होगा, माड होगा, जो भी होगा, उसमें कुछ कुछ फॉरेन पार्टिकल्स रहेंगे जो क्या करेंगे, हमारा ड्रॉप बर का मूवमेंट को रोक देगा, रोक नहीं देगा, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, और नीचे जाने में उसको दिक्कत होगा। तो ये जाते जाते जब फायर फ्लो साफ बोल के एक चीज है, उसका बात मैं बाद में करता हूँ, फ्लो साफ को क्रॉस करेगा तो इसमें एक ग्लास डिस्क है, एक ग्लास से बना हुआ, कांच का बना हुआ एक डिस्क है, उस डिस्क को ये ब्रेक करता है। ब्रेक होने के बाद ये जो ट्यूबिंग है, सिंगल ट्यूबिंग में रहता है वाटर, पानी, ये क्लीन वाटर होता है। इसको हम जब ऊपर से डालते हैं, जब लोअर करते हैं तब पानी भर के डालते हैं, तो ऑल ऑफ ए सडन क्या होगा, इसका जो मोशन है ये डैम्प्ड मोशन था, बट एज इट क्रॉसेस द फ्लो सब, ऑल ऑफ ए सडन इट विल गेट अ क्लियर फ्लूइड। सो ये क्या करेगा, उसका मोमेंटम को इंक्रीज कर देगा, तो ये सीधे जाके फायरिंग हेड के ऊपर जाके हिट करेगा, तो इट विल क्रिएट प्रेशर। सो ये ट्यूबिंग इसलिए रखा जाता है फ्लो सब के नीचे कि ये वाटर रहे इसमें, और ये टोटल शॉक को मिनिमाइज कर दे, ऊपर का जो शॉक नहीं, ऊपर का जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको मिनिमाइज कर दे। इसके ऊपर होगा फ्लो सब। फ्लो सब का काम क्या है, फ्लो सब का काम है, गन परफोरेशन हो गया तो इस गन के थ्रू कुछ भी फ्लूइड अंदर नहीं आ पाएगा वेल के अंदर, बिकॉज यहाँ पे आपका फायरिंग हेड है, फायरिंग हेड इसको रोक देगा अंदर आने में। तो फ्लो सब में होता है होल, सो इट विल फैसिलिटेट फ्लो फ्रॉम द फॉर्मेशन टू द एनुलस इनसाइड द ट्यूबिंग। तो फॉर्मेशन से जो सामान आ रहा है वो अंदर से ट्यूबिंग से ऐसे आके सीधे फ्लो सब के थ्रू घुस के आपका क्रिसमस ट्री में टीएचपी बढ़ा देगा। तो इसलिए फ्लो सब रखा है। दूसरा क्या है कि फ्लो सब से आप अगर फॉरवर्ड सर्कुलेशन देना है इन एनी केस, तब भी आप फॉरवर्ड सर्कुलेशन भी दे सकते हो अगर वेल में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है। उसके ऊपर और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज अ रेडियो एक्टिव मार्कर सब, इट इज आरए मार्कर। आरए मार्कर का मतलब क्या है कि आरए मार्कर जो है वो गामा रे एमिट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब टीसीपी असेंबली नीचे जाता है, तो नीचे जाने के बाद ये ट्यूबिंग का टैली से ही नीचे जाता है कि कितना नीचे जाना है। तो हमारे पास परफेक्ट कंट्रोल नहीं होता है, तो हो सकता है 1-2 मीटर का हमारा ऑफसेट हो जाए गन का। तो गन को सही परफोरेशन जोन के अगेंस्ट में प्लेस करने के लिए वी नीड टू सी द एग्जैक्ट डेप्थ। हमको इस आरए मार्कर का एग्जैक्ट डेप्थ चाहिए, जो हम क्या करते हैं, ये पूरा लोअरिंग होने के बाद एक बार लॉगिंग यूनिट जाता है, आप लोगों को सबको मालूम होगा, वो लॉगिंग यूनिट जाके एक टीसीएल गामारे लॉगिंग जॉब करता है। तो टीसीएल गामारे लॉगिंग जॉब में क्या होता है, वो एक गामारे टीसीएल टूल है, उसको लोअर करते हैं हम। तो गामारे ऊपर से नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक वो ओपन होल का गामारे के साथ मैचिंग होकर रिकॉर्ड करते करते जाता है। बट यहाँ पे आके उसको एक पिक मिलता है क्योंकि ये भी गामारे एडिशनल दे रहा है। तो ये क्या करेगा, उस गामा रे को आइडेंटिफाई करके ये इसको ये बता देगा कि ओपन होल का गामा रे के साथ ये गामा रे किस पोजीशन पे है। अभी ये जो रेडियो एक्टिव मार्कर सब है, इसका बॉटम से लेके हमारा गन का टॉप तक हमको एग्जैक्ट डेप्थ हम लोग बहुत अच्छे से मेजर करके रखते हैं, क्योंकि इसमें गलती होने का भी चांसेस कम है, क्योंकि लेंथ सर स्टैंडर्ड। सो एक बार गामा रे का डेप्थ हमको मिल गया, इसके ऊपर हम पॉप जॉइन भी लगाते हैं, तो टीसीएल उसको भी रिकॉर्ड कर लेता है। तो हम एग्जैक्टली हमको मालूम होता है कि ओपन होल लॉक के हिसाब से हमारा ये आरए मार्कर अभी कहाँ पे है। अकॉर्डिंगली हम थोड़ा प्लस माइनस करके अपना गन को प्लेस करते हैं। तो इसलिए ये आरए मार्कर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये टोटल टीसीपी हार्डवेयर के बारे में मैंने बताया, और कुछ हार्डवेयर ऐड और माइनस होता है, वो सारे फ्लो सब के साथ आसपास होते हैं, वो मैं अभी आपको एक बार बता दूंगा। तो मैंने यहाँ पे जस्ट जो आपको जो पॉइंट्स है मैंने बताया, स्टेप्स में वही है कि हमने एक्सप्लोसिव लोडिंग कर दिया, उसके बाद हमने ट्यूबिंग को ऊपर कनेक्ट कर दिया गन के साथ। और यहाँ पे और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे आईएम सर लोगों को मैं ये बता दूंगा कि इसमें हम जब ट्यूबिंग एक एक करके रनिंग इन कर रहे हैं, हमारा ड्रॉप बर का जो डाउन जाने के लिए ड्रिफ्ट डायर का जरूरत है वो 48 mm है। तो 48 mm से हमको रैबिटिंग या गोगेजिंग करना है हर ट्यूबिंग को, जो ट्यूबिंग पास नहीं होगा उसको साइड में हटा देना है। उसके बाद हम गान लोअर कर दिया, गान लोअर करने के बाद हम एक परफोरेशन जोन के ऊपर एक जगह पे रुक गया, फिर हमने लॉगिंग यूनिट लेके गया, वहाँ पे टीसीएल का हमारे रिकॉर्ड किया, कोरिलेशन किया आरए मार्कर का। फिर आपके पास साइट में अलग अलग लेंथ का ट्यूबिंग होता है, तो आप प्लस माइनस करके आप स्ट्रिंग को एग्जैक्टली परफोरेशन के सामने अपने गान को ले आया। ले आने के बाद फिर आपका पोजीशन फिक्स हो गया। उसके बाद आपके पास उस टाइम में प्रोडक्शन बीओपी लगा रहता है,
तो लेकिन आपको टीसीपी में वेल को कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने के लिए आपको उस टाइम में क्रिसमस ट्री भी चाहिए होगा। तो आप क्या करते हो, आप ये कोरिलेशन, गान का प्लेसमेंट सब कुछ जब फाइनलाइज हो जाता है, यू रिमूव द प्रोडक्शन बीओबी, आप प्रोडक्शन बीओबी को रिमूव कर देते हो, देन यू कनेक्ट द क्रिसमस ट्री। आप फिर क्रिसमस ट्री लगाते हो और जो टेस्टिंग का हमारे बंधु लोग हैं वो सारे रिक्वायर्ड लाइंस को कनेक्ट कर देते हैं कि जो भी एनुलस लाइन होगा, जो भी आपका फ्लो लाइन होगा, वो सारे वो कनेक्ट करके रेडी रखेंगे। उसके बाद आपको कंप्रेशर अप्लाई करना है, क्योंकि आपको मालूम है कि अंडर बैलेंस परफोरेशन, मैंने बोला था कि फ्लूइड आपको वेल में कम करना है, तो आप कंप्रेशर लगा दीजिए। तो कंप्रेशर एनुलस से अप्लाई होगा, एनुलस से अप्लाई होके वो कंप्रेशर खाली कर देगा वेल को, जितना चाहिए आपको, 500 psi चाहिए या 1000 psi चाहिए, जितना है अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके उसको खाली कर देगा। उसके बाद आप एनुलस को क्लोज कर दीजिए, फिर ऊपर से ड्रॉप बर आप डाल दीजिए, ड्रॉप बर जो है क्रिसमस ट्री का ट्यूबिंग से आप डाल दीजिए, डाल के क्राउन वाल्व बंद कर दीजिए तुरंत। वो ड्रॉप बर नीचे ट्रैवल करते करते जाएगा, जाने के बाद फायर करेगा, जैसे ही गन फायर होगा तुरंत यू विल गेट वन इंडिकेशन, जार कहता है, आपको मालूम है ये जार कहता है। तो एक किट होता है शॉट डिटेक्शन किट, ये हम वेलहेड में लगा के रखते हैं क्रिसमस ट्री में, हम रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो उससे हमको पता चलता है कि एग्जैक्टली ड्रॉप बर्ड नीचे जा रहा है, जाने के बाद वो फायर हिट किया, हिट करने के बाद उसके बाद गन फायर हुआ। जब गन फायर का पॉजिटिव इंडिकेशन सारे आ गया, आप एक बार प्रेशर मॉनिटर कर लीजिए कुछ ऑब्जर्वेशन है कि नहीं। उसके बाद आपका एक्टिवेशन तो इसमें अगर करना है, अगर आपको सबड्यू करना है तो आप शूट एंड पुल कर लीजिए, मतलब आप फिर ट्यूबिंग को गन के साथ पुल आउट कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा प्रोडक्शन रिक्वायर्ड आ गया, तो आप उसको स्ट्रिंग को अंदर छोड़ दीजिए। अभी कुछ सेफ्टी मेजर्स है जो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज टीसीपी कन्वेंशनल वायरलाइन तो नहीं है कि हम लोग सब कुछ पावर ऑफ कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी कुछ सेफ्टी मेजर्स है जो हमको लेना बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें भी एक्सप्लोसिव है, सो सारे एक्सप्लोसिव रिलेटेड सेफ्टी मेजर्स हमको लेना है। तो एज पर एक्सप्लोसिव एक्ट हमको हमारा आर्मिंग जो है या एक्सप्लोसिव रूल्स, हमारा आर्मिंग जो है दैट शुड बी डन स्ट्रिक्टली एट डे लाइट, मतलब हमको जो हमारा लोअरिंग चालू जो होगा, आर्मिंग जो होगा वो डे लाइट में होना है, अंधेरे में नहीं होना है। उसके बाद रनिंग इन एंड फायरिंग, ये रात में हो सकता है एज पर जो भी नॉर्म है इनका, तो क्योंकि सरफेस हैजर्ड कुछ नहीं है, तो नीचे आपका फायरिंग भी रात में होता है। उसके बाद एक सेफ्टी मार्जिन हम रखते हैं, ये सेफ्टी मार्जिन हमारे लिए है, क्योंकि जो अभी मान लीजिए फायरिंग होने के लिए आपको हीट ही होना है, अब ऊपर से कुछ गिर गया एनी वेल में, तो वो भी जाके फायर कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, जो फायरिंग हेड है उसको लो प्रेशर फायरिंग हेड बोलता है, उसमें 300 psi का एक मार्जिन रखते हैं। उस 300 psi मार्जिन के ऊपर ही जब हाइड्रोस्टेटिक होगा तभी वो फायरिंग हेड फायर करेगा, नहीं तो फायर नहीं करेगा। तो ये सोचते हुए हमने एक सेफ्टी लिमिट रखा। तो 300 psi मतलब अगर पानी के हिसाब से चलेंगे तो 300 मीटर के ऊपर ये गन फायर नहीं हो सकता है, अगर ये सेफ्टी मार्जिन रखा हुआ है और वो ऑयल में पानी है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर सर्कुलेशन कॉजेस सेडिमेंटेशन ओवर फायरिंग हेड। अगर मान लीजिए हमारा ऑयल में माड था, उसके बाद हमने प्लान रखा कि हम पानी में फायर करेंगे, तो माड को हम सर्कुलेट करके निकाल दिया, लेकिन पूरा 2 साइकिल 3 साइकिल करने के बाद भी ऑयल से माड आ रहा है, कंटिन्यूअस ऑयल से माड आ रहा है। तो हम सोचे ठीक है चलो ये तो चलेगा, ऐसे करके हमने कर दिया। बट क्या होगा, जब तक फायरिंग का टाइम आ जाएगा तो माड के अंदर जो भी फॉरेन पार्टिकल होगा वो धीरे धीरे फायरिंग हेड के ऊपर प्रेसिपिटेशन होकर जम जाएगा। तो हमारा जो ड्रॉप बार है, ड्रॉप बार जाके फायरिंग हेड को हीट नहीं कर पाएगा, या हम ऊपर से प्रेशर देंगे तो प्रेशर क्या करेगा, फायरिंग हेड के ऊपर प्रेशर नहीं दे पाएगा, सो वो मिस फायर हो जाएगा, वो फायर नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में ऐसा केसेस हुआ है, साउथ कड़ी में भी हुआ है, 1-2 वेल में हुआ है, जहाँ पे मिसफायर्ड गन हमको डिजार्म करना पड़ा। दैट इज काफी रिस्की अफेयर है वो। तो हमने मिसफायर गन को पुल आउट किया। तो पुल आउट का सेफ्टी प्रोटोकॉल होता है कि हम उसको स्टेप बाय स्टेप पुल आउट करते हैं। पहले 1000 पे आके रुकते हैं, उसके बाद 1 घंटा रुक जाते हैं, उसके बाद हम 500 मीटर पे रुकते हैं, उसके बाद 300 मीटर पे रुकते हैं, फिर 200 मीटर पे रुकते हैं। अभी जब 200 मीटर के आसपास हो जाता है तो हमको पता चलता है कि अभी जो फ्लूइड है उसका प्रेशर 300 psi से कम है, तो अभी वो फायर नहीं हो सकता है। फिर हम 100 मीटर पे और एक बार रुक के उसके बाद उसको गन को सरफेस में डिजाइन करते हैं, सारे प्रोटोकॉल फॉलो।
और एक पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी एस्पेक्ट से, कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट माड वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर जो टीसीपी प्लानिंग होता है उसमें फायरिंग हेड को फायर करने के लिए एक प्रेशर का हम सेफ्टी मार्जिन रखते हैं कि इसके नीचे फायर हो नहीं सकता है। लेकिन क्या होता है कि अगर माड वेट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, मान लीजिए वेल में माड है, आपने बताया वाटर है, तो हम तो सोचेंगे 1000 मीटर का वाटर कॉलम के हिसाब से हमारा इतना प्रेशर आना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे एक फायरिंग हेड डिजाइन किया। बट वेल में है माड, और माड जो है मान लीजिए 1.5 टाइम्स ऑफ वाटर डेंसिटी है, तो क्या होगा कि आपका 750 या 800 मीटर पे ही उतना उतना प्रेशर उसको मिल जाएगा। तो क्या होगा, जैसे उसको प्रेशर मिल जाएगा वो फायरिंग हेड क्या करेगा, वो फायर कर देगा गन को। तो ये इसमें बहुत सारा इशू है, इसमें इमेच्योर फायरिंग हो सकता है, रॉन्ग डेप्थ फायरिंग हो सकता है, वेल पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो आपको हमेशा जो डेटा है वेल के अंदर, जो डेटा है, जो फ्लूइड है, उसके बारे में आपको प्रीटी मच श्योर होना चाहिए, और अकॉर्डिंगली आपको हमको इंफॉर्मेशन देना है, अकॉर्डिंगली हम फायरिंग हेड बनाएंगे। तो ये सेफ्टी मेजर्स है, इसके बारे में आपको अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड्स है जो मैंने बनाया है यहाँ पे। ओके, मैं आगे चलता हूँ, बाद में फिर क्वेश्चंस पूछेंगे। अरे सुबीर सर करते हैं हम लोग, जी सर। इसमें कितने एंगल तक हम कर सकते हैं? सर शूट एंड ड्रॉप। हाँ, शूट एंड ड्रॉप में जो बार ड्रॉप करते हैं वो कितने एंगल तक में हम कर सकते हैं? सर बार ड्रॉपिंग तो अलग है। बार ड्रॉपिंग में क्या होगा सर, वो जो मैंने 60 डिग्री का बताया तो 60 डिग्री तक बार ड्रॉपिंग का प्रोविजन है, क्योंकि 0 to 40 डिग्री में जो बार लोअर होता है वो नॉर्मल बार होता है, और 40 to 60 में रोलर ड्रॉप बार यूज होता है, तो वहां तक हम बार ड्रॉपिंग से कर सकते हैं। और ओके, शूट एंड ड्रॉप जो गन ड्रॉपिंग के बात आप कर रहे हैं सर, तो हॉरिजॉन्टल ओएल में तो सर ड्रॉप होगा नहीं। हाँ उसमें तो शूट एंड पुल में जाएंगे ना फिर। हाँ उसमें शूट एंड पुल में चला जाएगा सर। Do we use roller drop bars here, Ahmedabad? Yes sir, we have already done in well GMOD. If you can remember, GMOD had an angle of 45 degree around, so we planned for roller drop bar. The angle was more than 40 degrees, so 40 to 60 degree angle roller drop bar is recommended, so we did it successfully sir. Okay. Subir, one more question. Yes sir, yes sir. हेलो In the सुबीर सर, previous एक slide, क्वेश्चन था कि मान लीजिए वेल में लॉस है, तो जी। उस केस में हम लोग इसको कैसे इंकॉर्पोरेट करेंगे? लॉस हाँ लॉस के केस में, अगर वेल में लॉस है तो लॉस के केस में एक तो है, देखो कि आप अगर ड्रॉप बर से आपको फायरिंग करना है तो ड्रॉप बर में क्या होगा, परफोरेशन हो जाएगा। तो परफोरेशन होने के बाद उस लॉस को मिटिगेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, अगर मान लो हाइड्रोस्टेटिक लॉस ऐसा नहीं होगा कि वो 100 PSI भी नहीं लेगा। अगर मान लो फुल वेल वॉल्यूम है तो कहीं ना कहीं जाके तो वॉल्यूम रुक जाएगा, है ना। मान लो 500 600 700 पे आपको लिक्विड लेवल तो मिल जाएगा, जीरो आई मीन एकदम नीचे तक तो नहीं जाता है ना, उतना तो फॉर्मेशन काउंटर करेगा। तो उस केस में आपको क्या है, रोलर ड्रॉप बट से ही करना है, आपको ड्रॉप बट से ही फायर करना है। आप ड्रॉप बट से फायर कर दो तो आपको अंडर बैलेंस कंडीशन में वो फायरिंग हो जाएगा। अगर कुछ लॉस भी होता है कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको ये चाहते हो आप कि आपको प्रेशर है, उसमें एंगल ज्यादा है, एक तो लॉस भी है उसमें एंगल भी है, तो ड्रॉप बट तो जाएगा नहीं। मान लो 60 डिग्री के ऊपर है तो आपको क्या प्रेशर करके उसको फायर करना है। तो अगर प्रेशर करके फायर करना है तो एक HTD हाइड्रोलिक ट्यूबिंग ड्रेन बोल के एक हमारे पास हार्डवेयर है, वो हार्डवेयर हम लोअर करते हैं। अभी वासना 105 में हमने 71 डिग्री में सेम किया, नीचे परफोरेशन था ऑलरेडी, तो हमने ये हमको एडिशनल परफोरेशन करना था तो हमने उसको लेके किया। उसको मैं रखा हूँ एक स्लाइड में, मैं उसको डिस्कस करूंगा। ओके सर, ओके सर और कुछ क्वेश्चन शायद पूछ रहे थे somebody was asking। मैं ये पूछ रहा था कि इधर आपने बताया है सेफ्टी मेजर में फायरिंग कैन बी डन आफ्टर डे लाइट, बट व्हाट वी हैव सीन इन द फील्ड द ड्रॉप बार इज जनरली ड्रॉप्ड इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। Sir, that is only reason is that sir, drop bar is done when underbalance condition is there, and in underbalance condition you require a compressor to apply.
सो कॉम्प्रेसर जनरली सर वो रात में आते नहीं है या उनका कुछ एसओपी होगा, रात में अप्लाई करते नहीं है। तो मान लीजिए हमारा वेल मिला, हमको मिलने के बाद हम रनिंग इन कर दिए, हमारा पूरा टीसीएल कोरिलेशन होके आपका जो गन प्लेसमेंट, क्रिसमस ट्री चेंजिंग, ये सारे रात 1 बजे हो गया। तो उसके बाद कॉम्प्रेसर अगर मिल जाता है सर तो हम कर देंगे। हमने ड्रिलिंग रिग में किया भी है सर 1-2 जॉब। ठीक, ओके। सुबीर साहब एक क्वेश्चन है मेरा भी। यस सर। सुबीर सर। हाँ बोलो। हाँ सर, ये जैसे कन्वेंशनल जो परफोरेशन होता है तो उसमें जो थंडरिंग है, बिजली चमक रही है और ये जो है उसको हाँ। उसके लिए हम जो मतलब हम नहीं करते हैं। व्हाट्स अबाउट दिस टीसीपी? अगर मान लो गर्जना हो रही है तो तब जब हाँ टीसीपी में, हाँ मैं अभी उसके बारे में बता रहा हूँ। देखो अभी ये जो बिजली चमकने वाला है उसमें कितना वोल्टेज आएगा, कितना करंट आएगा हमको मालूम नहीं है, ठीक है। अगर मान लो नॉर्मल करंट है तो हमारा जो कन्वेंशनल केस में तो एक लिमिट है कि इसके ऊपर अगर स्टे वोल्टेज है हम नहीं करेंगे। लेकिन टीसीपी में क्या परकशन डिटोनेटर यूज होता है, इलेक्ट्रिकल नहीं होता है। लेकिन जो एक्सप्लोसिव है, जो आरडीएक्स चार्जेस है, उसका एक इग्निशन या तुम्हारा एक लेवल होता है जिसके बाद इतना टेम्परेचर के बाद वो फायर होता है। तो जब लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग का जो एग्जैक्ट वोल्टेज और करंट के बारे में हमारा कोई आइडिया नहीं है। तो इन केस अगर हम लोग गन चार्जिंग कर रहे हैं या एक्सप्लोसिव हैंडलिंग कर रहे हैं, एट दैट टाइम लाइटनिंग हो रहा है, थंडरस्टॉर्म हो रहा है, तो हमको रुक जाना है, हमको काम नहीं करना है, क्योंकि वो सेकेंडरी एक्सप्लोसिव को इग्नाइट कर सकता है जो लाइटनिंग है। ओके सर, थैंक यू सर। Mr. Subir, can you explain the last point, please? Which one, sir? Proper information about the mud weight is very important. Sir, it happened in some एक वेल साउथ करी में कुछ हुआ था। इसमें व्हाट हैपेंड सर कि हम लोग क्या है ना, जो फायरिंग हेड है हम डिजाइन करते हैं कि से 3000 psi में हमारा फायरिंग हेड फायर होना चाहिए। तो 3000 psi जो होता है वो सर उसको हम इंक्लूडिंग हाइड्रोस्टेटिक कैलकुलेट करके करते हैं। मान लीजिए कोई वेल है जिस वेल में 2000 psi का हाइड्रोस्टेटिक टॉप है और उसमें फायरिंग हेड हमने डिजाइन किया 3000 psi में। तो आफ्टर प्लेसिंग द गन हमको ऊपर से 1000 psi प्रेशर देना है। तो हाइड्रोस्टेटिक 2000 प्लस 1000 3000 हो जाएगा, हमारा गन फायर हो जाएगा। बट वी आर एज्यूमिंग दैट जो हाइड्रोस्टेटिक 2000 है वो सेम रहना चाहिए, 2000 ही होना चाहिए। तो इन केस ऑफ वाटर से, इन केस ऑफ ब्राइन, अगर वेट में कुछ चेंज होता है, मान लीजिए यू हैव कमिटेड 1.2 ग्राम पर सीसी ब्राइन, बट उसमें 1.5 ग्राम पर सीसी है, 1.4 है, 1.3 है, तो वो कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा सर। सो ये 3000 psi हो सकता है कि उस डेथ में, पार्टिकुलर डेथ में जाने से पहले ही अटेन हो जाए। Okay. Getting my point, sir? That's right, but how it can lead to immature firing at wrong depth? Immature firing हो सकता है सर, क्योंकि मान लीजिए कि आपका कोई वेल में माड है, आपको माड से वाटर से सर्कुलेट करके निकल देना था, बट क्या है प्रॉपर आपने उसको सर्कुलेशन आपने कोशिश किया लेकिन आपने उसको निकाल नहीं पाया, तो वेल में माड रह गया। तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि वो वाटर है, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है वो वाटर है, वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, से वहाँ पे सर माड 1.5 का है, तो आपका 1.5 गुना ज्यादा हो गया। वेल का डेप्थ अगर 2000 है तो हम 2000 मीटर के हिसाब से फायरिंग हेड को हमने कुछ ये किया कि 2000 का हमारा जो कॉलम होगा वाटर कॉलम होगा, बट वो 2000 सर मार्ट कॉलम है। तो आप देखिए जो प्रेशर है वो ऑलरेडी इंक्रीज होकर 3500 के आसपास चला गया है ना। तो 3500 प्रेशर जैसे ही हो गया, हमने अगर 3000 में उसको डिजाइन किया है तो वो 2000 मीटर से जाने से पहले ही 1700-1800 मीटर पे इट में गेट फायर्ड। ये पॉइंट है सर। Okay. ये सर इम्पोर्टेंट चीज है सर। सुबीर सर, ये सेफ्टी मार्जिन ऑफ 300 psi ओवर द हाइड्रोस्टैटिक हेड रहता है? ये ओवर द फायरिंग हेड, तुम्हारा मान लो फायरिंग हेड है, फायरिंग हेड के ऊपर जब तक 300 psi का हाइड्रोस्टैटिक हेड नहीं रहेगा, तुम ड्रॉप बार डालने से भी वो फायर नहीं। ओके ओके, उसका एक आईडी है, मैं एक पिक्चर अभी ये ऑलरेडी ऑपरेशन पार्ट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। आई विल गो टू द आई मीन उसमें जाऊंगा मैं, जो हार्डवेयर है उसमें मैं एक बार। सुबीर जी, यस सर, बोलिए सर। सर ये आपने सर अभी जो दिखाएगा हाइड्रोस्टैटिक हेड का जो बढ़ जाने से उसके फायरिंग वाला, लेकिन विदाउट ड्रॉप बार डाले बिना कैसे एक्टिव होता है?
सर ये प्रेशर से जब आप फायरिंग करेंगे ना जी, जब प्रेशर वाला फायरिंग इन डालेंगे तब ये प्रॉब्लम आएगा सर, क्योंकि प्रेशर से आपको हाइड्रोलिक प्रेशर से आपको फायर करना है, तो जो फ्लूइड होगा वो तो हाइड्रोलिक ही होगा सर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से आएगा। नहीं मेरा क्वेश्चन हुआ कि ड्रॉप बार नहीं डाल रहे नहीं, इस केस में मान लीजिए आप अगर ड्रॉप बार नहीं डाल रहे सर, आप प्रेशर वाला जो हाइड्रोलिक वाला फायरिंग हेड लगाया आपने, तो ये उसका केस है, क्योंकि अभी एक इंसिडेंट हुआ था सर, तो इसीलिए मैंने ये मेंशन किया सर। तो उसमें अब लकीली क्या हुआ कि हमारा कम प्रेशर में फायर हो गया, लेकिन गन प्लेसमेंट हो गया था, तो वी वर लकी एक्चुअली, उसमें हमारा मार्जिन बहुत कम था सर। ओके, बट ये स्पेसिफिक केस में होगा ना जब मोर देन 60 डिग्री में हो। Shall we proceed sir for the next slide? Yes, please. सर ये अभी ऑपरेशन पार्ट और सेफ्टी पार्ट हमने कवर कर लिया। नाउ टीसीपी हार्डवेयर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट द आरए मार्कर। मैंने फ्लोसाप के बारे में बताया कि फ्लोसाप का काम क्या है। एक बैलेंस आइसोलेशन टूल होता है, इट इज कॉल्ड बीआईटी। ये फ्लोसाप का रिप्लेसमेंट है सर, जहाँ पे आपका वेल में माड था पहले, या जहाँ पे थोड़ा डेब्री का चांस ज्यादा होता है, वहाँ पे हम बैलेंस आइसोलेशन टूल यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि एक बीआईटी मतलब फर्स्ट काम है बैलेंस करना, प्रेशर इज केप्ट बैलेंस्ड अक्रॉस द ग्लास डिस्क। एक ग्लास डिस्क होता है, उसका थोड़ा उसका फ्यू एमएम का मूवमेंट होता है। अगर मान लीजिए ऊपर का प्रेशर ज्यादा हो गया तो वो थोड़ा मूव करके उस ग्लास को तोड़ने नहीं देता है, वो उसको बैलेंस करता है। और आइसोलेशन मतलब वो ग्लास डिस्क क्या करते हैं, नीचे का जो क्लीन वाटर कॉलम हमने एक ट्यूबिंग का रखा, उसको वो सेपरेट करके रखता है। तो ये बीआईटी यूज होता है जहाँ पे आपका कुछ कॉन्टामिनेशन का चांसेस है। नेक्स्ट है सर मैकेनिकल फायरिंग हेड। आई थिंक इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ मैं। सर ये मैकेनिकल फायरिंग हेड है। इसमें आप अगर मेरा कर्सर देख पा रहा है सर, तो इसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ऊपर से ये ओडी है, ये आपका जो येलो कलर्स का 3 है दैट इज शेयर पिंस, और ये वाइट पोर्शन से आपका ड्रॉप बार या प्रेशर जो भी है वो आ रहा है। आने के बाद ये एक कन्वेयर मेटल बॉडी है, कन्वेयर मेटल बॉडी को वो प्रेशर दे रहा है। प्रेशर देने के बाद जो मेरा शेयर पिन है, शेयर पिन का एक लिमिट हमने ऑलरेडी रखा है कि 2000 psi में टूटेगा, 3000 psi में टूटेगा। एक शेयर पिन जनरली सर हमारा 980 पाउंड से लेके 500 पाउंड में टूट सकता है psi में। तो अलग अलग टाइप का शेयर पिन आता है, हम अलग अलग डिजाइन करते हैं इसको। तो ये पहले जब ड्रॉप बार हिट करेगा तो ये शेयर पिन टूटेंगे, या कोई प्रेशर आया, प्रेशर के बाद शेयर पिन टूटेंगे। टूटने के बाद ये ग्रे मेटल पार्ट जो है, ये रेड वाला जो एक बार है, ये रेड बार को पुश डाउन करेगा। पुश डाउन करने के बाद नीचे होता है यहाँ पे फायरिंग हेड होगा, वो आके इसको हिट करने के बाद ये एक्चुएट होगा। एक्चुएट होने के बाद इसके नीचे बूस्टर है, वो बूस्टर फिर नीचे प्राइमा कॉर्ड को इग्नाइट करेगा और गन फायर होगा। तो यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी एक 300 psi का लिखा, 300 psi चाहिए हमको ये ग्रे पोर्शन को मूव करने के लिए। ये ग्रे पोर्शन दो पिन के लिए पिन के साथ यहाँ पे लॉक्ड रहता है और उसको होल्ड रहता है। 300 psi से ये स्लाइड डाउन होता है, और बाकी जो मेरा शॉक ऊपर से जो भी आ रहा है वो इस जो शेयर पिन है, शेयर पिन पे आता है। तो सेम फायरिंग हेड हमारा हाइड्रोलिक के केस में भी यूज होता है। ये प्रेशर एक्चुएटेड फायरिंग हेड है, मैंने यहाँ पे फोटो नहीं बिकॉज सेम फोटो है। ये इसका जो प्रिसिशन है वो ±5% है जो हमारा कैलकुलेशन होता है। और ये वेल सूटेड फॉर हाईली डेविएटेड वेल्स। इसका मिनिमम ऑपरेटिंग प्रेशर 2000 psi होता है जो अभी हैलीबर्टन यूज कर रहा है, और मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर 18000 psi है। और एक चीज है सर, मैंने अभी ये जो है ऑटोमेटिक गन रिलीज बोल के एक हार्डवेयर होता है, ये हमारा फायरिंग हेड के ऊपर लगता है इन द केस व्हेन वी आर गोइंग टू ड्रॉप द गन आफ्टर फायरिंग। अगर शूट एंड ड्रॉप है तो ये ऑटोमेटिक गन रिलीज एक हार्डवेयर होता है, ये फायरिंग हेड के ऊपर लगता है। तो एक बार फायरिंग हेड फायर हो जाता है तो फायर होने के बाद साइमल्टेनियसली ये यहाँ इसके अंदर ब्रीच प्लग सेटिंग टूल जैसा अंदर एक इन आउट पिस्टन होता है,
तो वो क्या करता है, गन को मूव करके उसको वेल में ड्रॉप कर देता है। इसके बाद हमारा ट्यूबिंग जो है वो फुल्ली ओपन हो जाता है और गन रिलीज हो जाता है। सर ये अभी एक क्वेश्चन आया था वासना 105 में, हमने हाइड्रोलिक ट्यूबिंग ड्रेन यूज किया है। तो हाइड्रोलिक ट्यूबिंग ड्रेन तब यूज करेंगे जब ऑयल में ऑलरेडी लॉस है या ऑयल में कोई परफोरेशन है और उस ऑयल का एंगल ज़्यादा है, वहाँ पे हमको उसके साथ ही हमको परफोरेशन करना है। तो हम अगर ट्यूबिंग के ऊपर से प्रेशराइज कर रहे हैं तो क्या होगा, वो प्रेशर एक्सर्ट होके निकल जाएगा, फायरिंग हेड को फायर नहीं कर पाएगा। तो ये पार्टिकुलर हार्डवेयर ये फ्लो सब के जगह पे यूज होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2-3 होल्स है, यहाँ पे ऐसे 5 या 6 होल होता है, आई कैन नॉट रिकॉल एग्जैक्टली। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से जब इसको फायर करने के लिए प्रेशर देते हैं तो इसमें 2 डिजाइन होता है। एक डिजाइन ये है कि ये जो होल्स है ये एक, इसके अंदर एक पिस्टन है, ये पिस्टन इसको गार्ड करके रखा है। तो ये पिस्टन जब तक मूव नहीं होगा ये होल ओपन नहीं होगा। तो दैट मीन्स जो भी हम ट्यूबिंग से फायर करने के लिए प्रेशर दे रहा है वो प्रेशर सीधे फायरिंग हेड पे ही आएगा, वो एनुलस में नहीं जाएगा। सो हमारा फायरिंग हेड जो है उसमें प्रेशर आके पहले हमारा गन फायर होगा। फायर होने के बाद वी कीप अ प्रेशर मार्जिन ऑफ 2000 psi और 1500 psi। वो प्रेशर में क्या होगा, जब वो बढ़ेगा, यहाँ पे नीचे शियर पिंस है, वो शियर पिंस टूट जाते हैं। जाने के बाद ये ट्यूबिंग HTD के अंदर जो है, जो आईडी होता है जिसके अंदर पिस्टन है, आईडी में एक्चुअली ऊपर का आईडी जो है और जो इसका बॉटम का आईडी है दोनों अलग है। तो इस चैनल में ही एक डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट होता है। उस डिफरेंशियल प्रेशर जो है वो इस पिस्टन को पुश डाउन करेगा। पुश डाउन करने से आपका ये फ्लो सब का होल ओपन हो जाएंगे। जैसे ही ओपन हो जाएगा तो आपका ट्यूबिंग टू एनुलस कम्युनिकेशन बन जाएगा। तो ये 2 काम आपको पैरेलल होना है। तो हमने वासना 105 में ये सेम टेक्नोलॉजी यूज की है। अभी शायद मिलन या कोई क्वेश्चन पूछा था, तो ये HTD है, तो ये HTD हम उस पार्टिकुलर केस में यूज किया था। ओके सर। सो सर टीसीपी का ऑपरेशनल एडवांटेजेस में मैं आऊंगा, थोड़ा जस्ट बता देता हूं कि इसमें लार्ज जोड़ी का गान यूज होता है विथ लार्ज चार्जेस। ऑप्टिमम ऑयल कंट्रोल है सर, आप ऑयल को पूरा कंट्रोल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अप टू आपका क्रिसमस ट्री का जो कैपेसिटी है। इसमें अनलिमिटेड अंडर बैलेंस कर सकते हो, लेकिन 300 psi का सेफ्टी मार्जिन रहेगा उसमें। नो लिमिट्स ऑफ ऑयल डेविएशन, ऑयल अगर J टाइप भी है आपका ट्यूबिंग जहां तक पहुंचेगा गान वहां तक पहुंचेंगे। नो लिमिट्स ऑन ओवरऑल लेंथ, आप जितना मन चाहे उतना लेंथ का परफोरेशन एट ए सिंगल टाइम कर सकते हो। सरफेस सेफ्टी इज एनहेंस्ड बाय यूज ऑफ नॉन इलेक्ट्रिक फ्यूजेस। हम लोग जो डिटोनेटर यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल नहीं है, सो सरफेस सेफ्टी एनहेंस्ड है यहाँ पे। तो इसमें थोड़ा आर्मिंग के टाइम में रिस्क हमारा कम रहता है। और लास्टली सर कुछ कांस्टेंट हम बताना चाह रहे हैं। अभी तो सारे हमने प्रॉस ही बताया। कांस्टेंट यह है सर, इन केस ऑफ हेवी मार्ड टीसीपी मे नॉट बी सुटेबल ऑप्शन। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि हेवी मार्ड में प्रेसिपिटेशन हो जाएगा फायरिंग हेड के ऊपर, सो हमारा जो भी मैकेनिज्म है मैकेनिज्म मे नॉट वर्क। नंबर 2, कॉस्ट इज हायर देन कन्वेंशनल परफोरेशन। टीसीपी का कुछ कॉस्ट है सर, जो एक्स्ट्रा पैसा लगता है हमको, अभी कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं। और नॉन अवेलेबिलिटी और विद डिपार्टमेंटल ऑपरेशन, सर डिपार्टमेंटल के पास टीसीपी नहीं है, तो आप अगर कल के डेट में अचानक बोल देंगे टीसीपी करना है और हो सके कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर का यूनिट और कहीं बिजी है या उनका अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वेल में वेट। और एक इम्पॉर्टेंट है सर कि कॉन्ट्रैक्टर के पास इसको मोबिलाइज करने के लिए टाइम चाहिए, बिकॉज ऑल द पार्ट्स आर इम्पोर्टेड। आप अगर ऑल ऑफ ए सडन ये प्लान करेंगे नहीं हमको 8 ऑयल इमीडिएट टीसीपी करना है, सो वो थोड़ा सा हाँ सर शायद हम ना कर पाए, क्योंकि इनके पास हार्डवेयर हम एटलीस्ट 6 महीना पहले हम बताते हैं कि आफ्टर 6 मंथ्स आपको इतना परफोरेशन के लिए हार्डवेयर लाना है, तो अकॉर्डिंगली वो हार्डवेयर लेके आते हैं। सो लार्ज वॉल्यूम और इमीडिएटली कैटर करने के लिए थोड़ा इशू है, आपको प्री प्लान करना पड़ेगा कम से कम 6 महीने पहले से। सो दीज वर द कॉन्स्टेंट्स एंड विद दिस सर अभी मेरा प्रेजेंटेशन मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो सर अभी कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज और एक बार वी कैन डिस्कस। सुबीर, इसका कॉस्ट कितना आता है टीसीपी का? सर कॉस्ट डिपेंड सर, आपका शूट एंड ड्रॉप का अलग होगा, शूट एंड पूल का अलग होगा। जितना दिन ऑपरेशन चलेगा, जब तक हमारा लॉगिंग के अंडर में वेल रहेगा, आई मीन गाना का ड्रॉप नहीं होता है,
तो जब तक टूल हैंग रहेगा सर, तो तब तक हमको उसका भी ODR होता है, 1 डे कुछ रेट होता है, वो भी हमको एडिशनल देना पड़ता है। तो अलग अलग ऑपरेशन का अलग अलग चार्जेस है सर। ओके, तो शूट एंड ड्रॉप में बार ड्रॉप हो गया नीचे, उसको कैसे कंफर्म करेंगे? आपका शूट एंड ड्रॉप में जैसे ही बार ड्रॉप हो गया होने के बाद, एक तो SDK मैंने बोला शॉट डिटेक्शन किट, जो क्रिसमस ट्री में लगा के वो लोग कान में लगा के रखते हैं। तो बार मान लो नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है तो उसको सुनाई देगा, एक रिंगिंग आएगा कि बार इज गोइंग डाउन। उसके बाद जैसे फायरिंग हेड को हिट किया, हिट करने के बाद एक उसके पास एक नॉइज आता है, देन गन फायर होगा। गन फायर होने के मतलब तुम्हारा एक ह्यूज साउंड आएगा, सो इसका मतलब फायर हो गया तुम्हारा। और अगर गन फायरिंग का इंडिकेशन नहीं आता है तो इमीडिएटली वो लोग बोलते हैं कि हाँ हमारा बार तो गया नीचे बट गन फायरिंग नहीं हुआ। ये है। नहीं कर सकते। शूट एंड पुल की जगह पे हम कन्वर्शन नहीं कर सकते। कौन सा शूट एंड पुल की जगह पे हम कन्वर्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? शूट एंड पुल के जगह पे हम कन्वेंशनल कर सकते हैं। तो हमने एक पॉइंट पे डिस्कस किया था कि TCP हम क्यों करते हैं। अगर आपको उस पार्टिकुलर जोन का प्रेशर आपको पता है और आप जो चाहते हैं कि हम फायरिंग के बाद जो हाइड्रोकार्बन आए उसको प्रॉपर एक्टिवेशन से हम बाहर कर लेंगे, तो उस केस में हम कन्वेंशन में चले जाते हैं। लेकिन अगर हमको प्रेशर के बारे में आइडिया नहीं होता है, प्रेशर के बारे में आइडिया नहीं होता है, क्या फ्लो होगा उसके बारे में आइडिया नहीं होता है, तो तब हम क्या करते हैं TCP में चले जाते हैं। क्योंकि जो अननोन प्रेशर है ना, मान लो आप परफोरेशन के बाद किक भी आ सकता है, तो है ना, तो फिर जैसे ही हो गया, होने के बाद फिर आप उसको पुल कर लीजिए, पुल करके सबड्यू कर दीजिए। ओके सर, थैंक यू। हम लोग TCP करते हैं तो कभी कभी गन जो है फायर नहीं होता है, तो हम डुअल मैकेनिज्म यूज करते हैं। तो उसमें सर कितना % हमारा चांसेस है कि कभी कभी नहीं फायर होता? नहीं, एक्चुअली देखो क्या है कि मेन जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है उसमें फ्लूइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेल फ्लूइड जो है वो फायरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुम्हारा फ्लूइड क्लीन है, अगर माड भी है, अगर होमोजेनस है, तो होमोजेनस है तो हमको TCP प्लान करने में प्रेशर से या इनसे ड्रॉप बर से हमको कोई इशू नहीं है। बट प्रॉब्लम है होमोजेनिटी लेके, क्योंकि एक TCP ऑपरेशन 8 से 10 घंटा चलता है। तो अगर मान लो उस टाइम में नीचे कुछ प्रेसिपिटेशन हो गया है या कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो तुम्हारा ड्रॉप बर जाएगा नहीं। डुअल फायरिंग हेड का जहाँ पे तुम बात बोले हो, डुअल फायरिंग हेड का मैकेनिज्म ये होता है कि एक फायरिंग हेड हम ऊपर लगाते हैं, एक नीचे लगाते हैं गन के नीचे। तो टॉप में ड्रॉप बर रहता है और बॉटम में हाइड्रोलिक रहता है। तो जो फ्लो सब है, फ्लो सब के नीचे से वो जाके जो प्रेशर देता है, प्रेशर जाके फिर नीचे से उसको एक्टिवेट करता है। बट कभी कभी ये मतलब ये प्रॉब्लम ये होता है कि तुम्हारा माड इतना डेंस होता है कि वो प्रेशर भी हो सकता है एग्जर्ट ना हो प्रॉपर। तो फेलियर का चांस उसी केस में होगा जब तुम्हारा यू आर नॉट श्योर अबाउट योर फ्लूइड। So fluid is the most important culprit in case of misfire. ओके सर, तो जनरली हम वाटर जो क्लीन वाटर यूज करते हैं, हाँ, तो उसको मतलब हम फिल्टर वाटर यूज करना चाहिए या नॉर्मल अपना फायर इस तरह का जो वाटर है वही यूज? हमारा रिक्वायरमेंट है क्लीन वाटर। हमारा रिक्वायरमेंट जो है दैट इज क्लीन वाटर। आपको हमेशा क्लीन वाटर ही देना है, बिकॉज जो पॉइंट मैंने बताया कि आपका जो भी प्रेसिपिटेशन नहीं होना चाहिए, तो उसको रोकने के लिए आपको जो भी करना है वो आपको मेजर्स आपको लेना है। तो उसमें फेलियर नहीं होगा। मड में जैसे हेवी मड में अगर पानी से हम डिस्प्लेस करते हैं तो ये सेडिमेंटेशन का इशू तो चांसेस तो रहते ही है, क्योंकि पानी में अगर ढंग से सर्कुलेट नहीं किया पानी को हाई रेट पे, तो आ ही जाएगा ना इशू। तो आ जाएगा सर। उसमें हम क्या करते हैं ये सर, कर सकते हैं कि 100% पूरा पानी तो होगा नहीं, मड तो आ ही जाएगा। 100% नहीं है उसमें। बेसिकली क्या है कि आप जब साइकिल देंगे, मान लीजिए आप माट को डिस्प्लेस कर दिया पानी से, तो जो फ्लो लाइन है वहाँ पे सैंपल कलेक्ट करता है, जो TCP इंजीनियर है वो सैंपल कलेक्ट करता है बॉटल में।
उस बॉटल हाँ। को रख देता है अपने पास, उसमें कुछ टाइम है सर, 15 to 20 मिनट्स में प्रेसिपिटेशन नहीं होना चाहिए। देखिए पानी तो टू बी फ्रैंक साइट में हमको एकदम सर फिल्टर्ड वाटर तो मिलेगा नहीं, उसमें नहीं मिलेगा। कचरा तो रहेगा टू हाँ। बी फ्रैंक, बट क्या है उसका लिमिट होता है। अभी जैसे एक साउथ कोरिया का वेल है जिसमें हमारा, मैं वेल नेम आई कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ, उसमें क्या है सर हमने 5 घंटा सर्कुलेशन दिया, 5 घंटा सर्कुलेशन देने के बाद भी 1 लीटर में सर 2 इंच का प्रेसिपिटेशन मिला हमको, ये आफ्टर 5 to 6 मिनट्स। तो सर वो वाला कंडीशन सर अवॉइड करना पड़ेगा हमको, तो उसके लिए हाँ, क्यूमुलेटिव मतलब बेसिकली केयर करना पड़ेगा, हाई स्पेसिफिक मड में हमें केयर करना पड़ेगा, वही Yes, sir. कहना का मतलब। यस सर, यस सर, यस सर। चाहे तो अगर नॉर्मल टैंक से मार्ट टैंक से प्रेशर नहीं दे पा रहे हैं तो सर सीमेंटिंग यूनिट से भी करना पड़ सकता है, पंपिंग यूनिट से, हाँ। वो भी ऑप्शन है।